राधे राधे। कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक नहीं है बोलिए राधे राधे, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा। आ रही है बात समझ में? कितना हूँ मेहनत कर लो, जिस तरह से सब्जी हम लोग बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालना छोड़ देते हैं, पूरा उसका स्वाद जो है समझ ही रहे हैं। उसी तरह से थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, अब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए मेहनत में भी विश्वास रखिए और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी विश्वास रखिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ, इसलिए बोलिए एक बार और राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है साइंस का आज। साइंस का क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा विद्युत का होती है। विद्युत का होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा विद्युत का होती है। अरे बाप रे बाप, दिमाग में तुरंत फट सुना गया होगा। ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। माइंड में आ रहा है ना ये बात? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो आप प्लाज्मा याद रखे हुए हैं वो तो क्वेश्चन में है जी। आएगा मैया, वो तो क्वेश्चन में है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन था? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तो दिल ही है, क्वेश्चन में ही है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह विद्युत का क्या होता है। इसलिए ना कहते हैं कि पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। आ रही है बात समझ में? अब कैसे तैयारी करना है? कुंज बिहारी जीएस एकेडमी को आप देखते रहो। देखिए, ये जो आपका पदार्थ है, पदार्थ है, तो पदार्थ किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं। जो सब चीज देख रहे हैं, जो स्थान छेके पदार्थ होता है, कौन बड़का भारी बात है। ये भी आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भी आप जानते हैं। ए हो गया आकार और ए हो गया आयतन। ए हो गया आकार और ए हो गया आयतन। ए हो गया आकार और ए हो गया आयतन। छत पर चढ़ते हैं ना, छत पर जिस तरह से हम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी छत पर चढ़ते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी, ठीक उसी प्रकार से कोई भी पॉइंट समझने के पहले हम लोग उसको सीढ़ी बाई सीढ़ी समझेंगे। इसके बाद आप रूफ पर पहुंचते हैं, छत पर पहुंचते हैं। इसीलिए इसको समझने से पहले ये तीनों को आगे समझो। ठोस, द्रव और गैस। ये पेन है, इसको आप जानते हैं कि ये ठोस है। अब इसको पानी में ले जाकर रख दो, धरती के अंदर रख दो, ऊपर ले जाकर रख दो, चंद्रमा पर ले जाकर लेकर चले जाओ, इसका जो आकार है वही रहेगा, इसका जो आयतन है वही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, यानी कि डेफिनेट निश्चित रूप से रहेगा। तो आकार और आयतन निश्चित हो, निश्चित हो, ठोस कहलाता है। कौन बहुत बड़ी की बात है। द्रव की लिक्विड क्या है? तो आकार और आयतन। ये तो आप जानते हैं कि जैसे में जल, ये आप जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं, ये आप जानते हैं। जैसे में जल, तो जल को आप बाल्टी में रख दीजिए, बाल्टी आकार का हो जाएगा। लोटा में रख दीजिए, लोटा आकार का हो जाएगा। चम्मच में रख दीजिए, चम्मच आकार का हो जाएगा। मुंह में लेकर ऐसा फुचका मार दीजिए, मुंह आकार का हो जाएगा। तो यानी कि आकार उसका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है चेंज। तो चेंज हो तो निश्चित होगा कि अनिश्चित? अनिश्चित होगा। तो यहाँ लगा देंगे अनिश्चित। अनिश्चित यानी कि आकार अनिश्चित हो गया और आयतन जो है उसका निश्चित हो गया। आयतन जो हो गया सो उसका निश्चित हो गया। अब गैस क्या हुआ? तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, यानी कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित, और गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस में
बैलून में भर दीजिए, बैलून आकार का हो जाएगा, उसका आयतन भी अनिश्चित हो जाएगा और आकार भी अनिश्चित हो जाएगा। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित तो ठोस, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित तो गैस। ये दोनों को आप दिमाग में रखिए। निश्चित और अनिश्चित वाला माइंड में आ गया, ये ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा। क्योंकि पानी को जब हम किसी बर्तन में रख देंगे उसी आकार का हो जाएगा, तो वो आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो गया। ठोस में निश्चित, गैस में अनिश्चित, द्रव में आकार अनिश्चित, तो एगो कौन बच गया, आयतन निश्चित। इतना तो जान गए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे में है आपका जल, आपको जो रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी में जो पूछता है वही चीज़ बता रहे हैं, फिजूल का नहीं। जैसे में आपका होता है जल, तो ये जो जल है, तो जल ठोस, द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्था में है। इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जितने भी, सबसे पहले आप जानिए कि जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवी अवस्था। और तत्व यौगिक मिश्रण, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ये सब जो है रासायनिक अवस्था होता है पदार्थ का, और यह जो है भौतिक अवस्था है। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है उसको दो अवस्था है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सही, यह भौतिक अवस्था है। तत्व यौगिक मिश्रण, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ये तो नाम सुने होंगे। यह सब जो है रासायनिक अवस्था है और यह सब भौतिक अवस्था है। तो क्वेश्चन आपका देता है कि निम्नलिखित, यहाँ से आप दिमाग में रखते जाइए, नोट बनाते जाइए कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहता है? तो जल न, सही बात है जी। जल हो गया तो द्रव अवस्था, इससे बर्फ बन गया तो ठोस अवस्था, इससे गैस बन गया तो गैसीय अवस्था। यानी कि ठोस, द्रव, गैस ये तीनों अवस्था में रहता है। इतना तो हम लोग जान गए। और नोट करके लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी कि जब कोई वस्तु का अवस्था परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ का, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है, तापमान नहीं बदलता है। इसको आप नोट करके लिख लेंगे, NOT नोट करके इसको आप लिख लेंगे कि अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता है। दिमाग में रखिएगा, अब ऐसे नहीं बता दिए, नोट कर लीजिएगा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी कि पदार्थ का जब अवस्था परिवर्तन होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता है। एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नहीं बदलता है? तो टेम्परेचर नहीं बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तीनों भौतिक अवस्था में पाई जाती है? तो जल, ठोस, द्रव और गैस। निश्चित ठोस, अनिश्चित गैस, इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। इतना तो हम लोग जान गए। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। कुंज विहारी हमारी शान है और हम कुंज विहारी की जान है, क्योंकि हम कुंज विहारी वाले हैं और कंटेंट ही हमारा पहचान है। यहां जो है देखिए, ये आपका है बर्फ, बर्फ, यहां ध्यान से समझिएगा, ये है आपका बर्फ। अब बर्फ से बन गया जल, दिमाग में रखिएगा। ये है आपका जल, ये जल से बन गया बर्फ, समझ रहे हैं ना? जल से बन गया बर्फ, अब बर्फ से फिर बन गया जल। पॉइंट को समझिएगा। तो जल से जो बर्फ बना, जल से जो बर्फ बना उसको हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब बर्फ से फिर जो जल बना इसको बोलते हैं द्रवनांक, द्रवनांक बोलते हैं। दिमाग में लाइए, हिमांक और द्रवनांक। हिमांक और द्रवनांक, जल से बना बर्फ तो हिमांक, अब बर्फ से बना जल तो द्रवनांक। यानी कि बर्फ का ये कहीं देखे होंगे कि बर्फ का द्रवनांक, बर्फ का द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री C होता है। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन दे देगा कि बर्फ का द्रवनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री C। बर्फ का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री C। गड़बड़ाइएगा नहीं। जल से जब बर्फ बना तो उसको हिमांक बोलते हैं। अब इसको भूलिए नहीं, इसको कैसे दिमाग में रखना है इसे देखिए। हिम, हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ, बर्फ। अच्छा एक बात जानते हैं, जब हिमखंड जो होता है, जो बर्फ होता है, वो ऊपर से नहीं पिघलता है, नीचे से पिघलता है।
सबसे पहला नोट करना। सेकंड बात में, एक गिलास जल से भरा हुआ पानी है, उसमें बर्फ को डालेंगे, बर्फ पिघल जाएगा तो जल का स्तर नीचे नहीं गिरेगा बल्कि अपरिवर्तित रहेगा। बात नेक्स्ट नंबर रखिए, नेक्स्ट नंबर दिमाग में रखो। जब बर्फ जल पर तैरता है तो जल की अपेक्षा बर्फ का घनत्व क्या होगा? कम होगा तो न तैरेगा जी। जो तैरेगा उसका कम होगा, दिमाग में रखिएगा। किसकी अपेक्षा? तो जल की अपेक्षा। और जब बर्फ जल पर तैरती है तो कितना भाग ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। 1/10 भाग ऊपर रहता है। आ रही है बात दिमाग में? दिमाग में यह बात आ रही है? तो बर्फ जल से बन गया बर्फ, तो हिमांक बोलेंगे। देखो ये वर्ड का उच्चारण देखना, हिम, हिम मतलब बर्फ। तो बर्फ बन गया, किससे बर्फ बन गया? तो जल से। अब यहाँ देखो द्रवनांक, यहाँ देखो शुरू वाला देखो द्रव, ये जो द्रव है, यह जो द्रव मतलब जल, यह जल किससे बना? तो बर्फ से बना। तो यह क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। आपको कोई प्रश्न पूछ दे तो जहां बात कर रहा हूं वहां से पूछ देगी। ये एक बात बताओ जी कि द्रवनांक कहते हैं किसको, हिमांक कहते हैं किसको? तो कहिए कि दूध पगली, तो यही हमरा से पूछना है। सुनो क्या किसे कहते हैं ऐसे? बोलिए हूँ कि क्या बोले? तो द्रवनांक। कहीं कि क्या बोले? तो द्रवनांक, द्रवनांक। तो शुरू में कही हूँ कि शुरू में द्रव हो पगले, तो हाँ, तो द्रव केकरा कहल जाए? तो जल। तो ये जल बन गया, तो किससे जल बना पगले? तो बर्फ से। तो जो बर्फ से जो जल बन गया, तो बर्फ क्या है? ठोस है। जल क्या है? तो द्रव है। यानी कि ठोस से जो द्रव बन गया उसको द्रवनांक कहते हैं। क्लियर? ये जो जल है, जल, जल क्या है? द्रव है। हिम मतलब बर्फ, अब बर्फ क्या है? तो ठोस है। द्रव से जो ठोस बन गया उसको हिमांक कहते हैं। आ रही है बात समझ में? समझा दिया हूं, प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है। द्रवनांक, द्रव, द्रव किससे बन गया? यानी कि जल किससे बन गया? तो बर्फ से। तो बर्फ क्या है? ठोस है। तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को द्रवनांक, और द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया को हिमांक कहा जाता है। जल तीनों भौतिक अवस्था में होती है। अब बर्फ का द्रवनांक और हिमांक दोनों बराबर होती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होती है, 1/10 भाग ऊपर रहती है। हिमखंड जो पिघलती है निचले स्तर से पिघलती है। और जब भरा हुआ गिलास में जब बर्फ को डालते हैं और यदि बर्फ पिघल जाता है तो उसका जल नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वह सामान्य स्तर से रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है। बोलिए ना जी, थोड़ा सपोर्ट करो। और कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। इतना तक तो आप जान गए। अब हम लोगों को मूल बात जानना है कि प्लाज्मा क्या होता है, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या होता है, इसको हम लोगों को सबसे पहले समझना है। तो इसको बहुत फ्री होकर समझेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से और क्वेश्चन कुछ दे दिया। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, और उससे संबंधित दे दिया तो मुंह उल्लू जैसन कर दिया। अब यहाँ जो है देखो, ये आपका है प्लाज्मा। एक प्लाज्मा होता है ब्लड में, वो प्लाज्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। यहाँ जो है ध्यान से समझिए, ये जो आपका प्लाज्मा है ध्यान से समझिएगा। कैसे समझना है ऐसे देखिए, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। यहाँ जो है देखो, ये ठोस है, ठोस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है, ये आपका प्लाज्मा है, ये आपका प्लाज्मा है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा बात को। ये आंसर अभी नहीं जानना है, यहाँ जानना है। सबसे पहले इससे संबंधित आप ये जानिए, ठोस में निश्चित आकार और आयतन होता है, ठोस में निश्चित आकार और आयतन होता है, और गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। यही हम लोग पढ़े ना जी। अब क्वेश्चन दे देगा कि प्लाज्मा में क्या होता है। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। अब बताओ,
अब क्वेश्चन दे देगा कि प्लाज्मा में क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा कि प्लाज्मा में क्या होता है। आयतन निश्चित के आकार अनिश्चित के दोनों निश्चित के दोनों अनिश्चित, देखें हैं कहीं किताब में? आए देखें नहीं देखें उससे मतलब नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है इससे मतलब है। तो प्लाज्मा का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जो गैस का होता है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, वही प्लाज्मा का होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा आप नोट में देंगे, इसके बाद जो है आप लिखेंगे कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा प्लाजो से बना है, प्लाजो से। यह ग्रीक भाषा प्लाजो है, ग्रीक भाषा प्लाजो, यह प्लाजो से बना है, जिसका अर्थ होता है, प्लाजो का जो अर्थ होता है वह होता है मुड़ना, मुड़ना। यानी कि प्लाज्मा ग्रीक भाषा प्लाजो से बना है, जिसका अर्थ होता है मुड़ना। आ रही है बात समझ में? आप प्लाज्मा का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। जब ठोस को हम टेम्परेचर देंगे, अब देखो प्लाज्मा क्या है ऐसे, जब ठोस को टेम्परेचर देंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को टेम्परेचर देंगे तो गैस बनेगा, और गैस को टेम्परेचर देंगे तो प्लाज्मा का निर्माण होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे में जो सूर्य है, तारा है, या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो अरोरा है, या आपका परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, सूर्य, या आपका नियॉन युक्त बल्ब है, नियॉन युक्त जो बल्ब है, दिमाग में रखिएगा। तो ये सब जैसे में सूर्य भगवान हैं, गौर कीजिएगा, सूर्य भगवान हैं, तारा है, तो जैसे में हम लोग ऐसे देखते हैं, ताकते हैं तो बड़ी चिलमिलाता है। तो सूर्य, ये क्वेश्चन नहीं देकर यदि ये दे दे कि सूर्य का रोशनी का चमकीलापन होना प्लाज्मा के कारण होता है, तारा का चमकना पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के कारण तारा चमकता है, सूर्य चमकता है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के कारण, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर जो अरोरा होता है वह चमकता है प्लाज्मा के कारण। आ रही है बात समझ में? परमाणु रिएक्टर में प्लाज्मा के कारण चमकता है। जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग, जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग होता है, साइकिल टूट गल, अब गला वेल्डिंग करावे तो ओकरा पैसे ताक नखबा चल मन लाता मैया नखबा चल मन लाता है, वह जो चमकीलापन जो नजर आता है वह प्लाज्मा के कारण चमकीलापन नजर आता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका हुआ प्लाज्मा। यानी कि जब ठोस को जब टेम्परेचर देंगे तो द्रव में, या द्रव को टेम्परेचर देंगे तो गैस में, या गैस को टेम्परेचर देंगे तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो गैस का टेम्परेचर इसी प्रकार से, यानी कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब अलग हो जाता है तो आयन का निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। जैसे में सूर्य का जो प्रकाश का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा है, 4 को हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है, नाभिकीय संलयन है, दिमाग नोट करिएगा। सूर्य नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन, नोट कर लीजिएगा। लेकिन मामला तो कब फंसा देगा, जब सुनिए, सूर्य नाभिकीय संलयन के नाभिकीय विखंडन, बोलो नाभिकीय संलयन दिमाग में आया? अब नाभिकीय संलयन विकल्प में न देगा, अब मनवा में आबित हो तो बता क्या देगा, नियंत्रित नाभिकीय संलयन देगा या अनियंत्रित देगा? तब आंसर क्या होगा? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन विकल्प में नहीं देगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। नियंत्रित नाभिकीय संलयन के अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। इस तरह से तैयारी आप करो। तो जब ठोस को टेम्परेचर देंगे तो द्रव, द्रव को टेम्परेचर देंगे तो गैस, गैस को टेम्परेचर देंगे तो प्लाज्मा। इसका माना गया है लगभग 20,000 डिग्री सी,
जब टेम्परेचर देंगे गैस को तो यह आयन में बदल जाता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। यानी कि जब हम गैस को 20,000 डिग्री सी पर हम यदि गर्म करते हैं तो आयन में बदल जाता है, आयनित हो जाता है। और क्या अलग होता है? तो इलेक्ट्रॉन अलग होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा है क्या, तो जब गैस को 20,000 डिग्री सी टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो वह आयन में परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और आयन में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? प्लाज्मा का आवेश 0 होता है, नोट कर लीजिएगा, प्लाज्मा का आवेश जो होता है से 0 होता है। प्लाज्मा विद्युत चुंबकीय तरंग है, सब नोट करते जाइएगा, सब वीआईपी क्वेश्चन है, भीड़ से अलग कर देगा। प्लाज्मा विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्लाज्मा का जो आवेश होता है से 0 होता है, अब प्लाज्मा जो होता है से विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब प्लाज्मा जो है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है प्लाज्मा का, और इसका आवेश होता है 0। अब प्लाज्मा जो होता है से विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर जो है प्लाज्मा जो है विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा ग्रीक शब्द प्लाजो से बना है जिसका अर्थ होता है मुड़ना। प्लाज्मा क्या है? तो जब गैस को जब 20,000 डिग्री सी टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अलग होकर आयन का निर्माण करता है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा का आवेश कितना होता है? तो 0। प्लाज्मा किस प्रकार का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, प्लाज्मा का क्या होता है? उसका भी अनिश्चित होता है। समझ रहे हैं बात को? और सूर्य का चमकना पदार्थ के किस अवस्था के कारण? तो प्लाज्मा के कारण। तारा का चमकना प्लाज्मा के कारण, ऑरोरा का चमकना प्लाज्मा के कारण, ये सब प्लाज्मा के कारण होता है। आ रही है बात आपको समझ में? अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, आपका क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा की खोज आखिर किसने किया। यहाँ जो है ध्यान से समझिए, प्लाज्मा की खोज किसने किया? 5वीं अवस्था भी बताएंगे, घबराओ मत। प्लाज्मा का खोज किसने किया? यहाँ जो है देखिए, प्लाज्मा का खोज किसने किया? तो प्लाज्मा का खोज किसने किया? तो प्लाज्मा का खोज किया विलियम क्रूक्स ने। प्लाज्मा की खोज 1879 ईस्वी में किया। लेकिन जो प्लाज्मा जो शब्द है या प्लाज्मा शब्द किसने दिया? तो प्लाज्मा जो शब्द दिया वह दिया इरविंग लैंगे मूयर। यह जो है प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया कब? तो 1929 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मा की खोज किसने किया? तो विलियम क्रूक्स ने। कब? तो 1879 में। अब प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरविंग लैंगमूयर। प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरविंग लैंगमूयर। कब शब्द का प्रयोग किया? तो 1929 में। लेकिन विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में ही अब बता दिया था कि गैस को यदि हम अधिक टेम्परेचर देते हैं तो वह एक अलग अवस्था के रूप में बन जाता है, आयनित हो जाता है, आयन के रूप में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। वह 1879 ईस्वी में ही बता दिए थे कि यदि गैस को यदि हम अधिक टेम्परेचर देंगे तो वह आयन के रूप में चेंज हो जाएगा। अब आयन के रूप में जो चेंज होगा इलेक्ट्रॉन से अलग होकर, यानी कि वह एक और अवस्था है। उन्होंने प्लाज्मा की खोज कर दिया था 79 में ही, लेकिन इरविंग लैंगमूयर ने 1929 ईस्वी में प्लाज्मा शब्द का नामकरण किया। इसको नोट आप कर लेंगे। अब प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है, आवेश 0 होता है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। बात को समझ रहे हैं ना? ठोस को गर्म करेंगे द्रव को गर्म करेंगे गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा का निर्माण होगा। ये आपका प्लाज्मा से संबंधित पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन देता है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है? ये 4थी अवस्था की बात हुई। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है BEC। बी से हो गया बोस, ई से हो गया आइंस्टीन, ई से हो गया आइंस्टीन और सी से हो गया कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है संघनन।
संघनन होता है कंडेंसेंट का मतलब। अब बोस का मतलब हो गया सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन जानबे करते हैं कंडेंसेंट का मतलब संघनन, तो यही हो गया बोस बी। अब आइंस्टीन को ई से लिखते हैं अंग्रेजी में, तो ई हो गया और कंडेंसेंट हो गया सी, तो बी ई सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में इसकी खोज किया। यह आइंस्टीन साहब को यह एक लेटर जो है बंद करके इन्होंने भेजा, आइंस्टीन साहब को इन्होंने लेटर एक बंद करके भेजा। तब जाकर 1924 ईस्वी में 24-25 ईस्वी में आइंस्टीन साहब ने इसकी विस्तृत व्याख्या की, इसकी विस्तृत व्याख्या की। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी, और इसकी खोज कौन किया? तो सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि इसकी विस्तृत अध्ययन किसने किया, तो इसकी विस्तृत अध्ययन किया आइंस्टीन ने 1924-25 में। 4-5 वर्ष के बाद ये दोनों मिलकर पांचवी अवस्था पर प्रकाश इन्होंने दिया। ये दोनों मिलकर पांचवी अवस्था पर इन्होंने अपना व्याख्या को प्रस्तुत किया। इसीलिए दोनों को मिलाकर, ये दोनों वैज्ञानिक को मिलाकर पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट का नाम रखा गया। अब यहां पर यह सवाल है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है क्या? पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए नहीं बताया कि आपको दिमागवा में चल रहा था। अब सुनिएगा, तब ध्यान से सुनिएगा कि बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है क्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कि बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट पदार्थ की पांचवी अवस्था किसको कहते हैं? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था किसको कहते हैं से जो है देखिए, यह आपका हो गया गैस। गैस को हम जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा जी? प्लाज्मा। ठोस से बना द्रव, द्रव से बना गैस। गर्म करें पर गैस को गर्म करेंगे 20,000 डिग्री सी पर, तो क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा। इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, आयन का निर्माण होगा। विद्युत का सुचालक होता है प्लाज्मा। सूरज का चमकना, तारा का चमकना, अरोरा का चमकना, परमाणु रिएक्टर का, इंडिकेटर का, सबका चमकना होता है प्लाज्मा के कारण। बात को समझ रहे हैं? आवेश होता है 0, यह होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि गैस को जब हम गर्म करेंगे, तो प्लाज्मा का निर्माण होगा। और गैस को जब हम ठंडा करेंगे 0 केल्विन पर, इसको 0 डिग्री के नहीं बोलेंगे, केल्विन में डिग्री का नहीं प्रयोग होता है, तो 0 के या -273.15 डिग्री सी पर जब गैस को ठंडा करेंगे तब पांचवी अवस्था का निर्माण होता है। यही बोस और आइंस्टीन ने मिलकर विस्तृत उल्लेख किया ना। बात को समझ रहे हैं? जब गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, ठीक इसका उल्टा हो गया इधर बीईसी, ठीक इसका उल्टा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब गैस को कोई पूछे, जिससे तुम बात करता है ना यार, वो तुमसे पूछ देगी कि एक बात बताइए जी, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है क्या? आपसे पूछ देगी कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है क्या? वो आपसे पूछ दी हो कहिए हूँ कि अरे पगली, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा। तो कहते हैं कहाँ जी पांचवी अवस्था कह रखा जाए? अरे पगली, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, और गैस को ठंडा कर देंगे तो पांचवी अवस्था। तो क्योंकि इतना जल्दी एक लाइन में तू समझा दल हूँ जे कुंज बिहारी में कहा पढ़ते हैं जी, जब गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, और जब गैस को ठंडा करेंगे तो पांचवी अवस्था। तीसरा अवस्था को गर्म करेंगे तो चौथा अवस्था, तीसरा अवस्था को ठंडा करेंगे तो पांचवा अवस्था। जब गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, जब गैस को ठंडा करेंगे तो पांचवा अवस्था। यही सत्येंद्र नाथ बोस ने बतलाया कि गैस को जब ठंडा करते हैं सबसे न्यूनतम -273.15 डिग्री सी या 0 केल्विन पर, तो एक अलग पदार्थ का निर्माण होता है। अब उसको उन्होंने नाम रख दिया कि यह पदार्थ का यह पांचवी अवस्था है। अब पदार्थ का जो चौथी अवस्था है वह प्लाज्मा है। आ रही है बात समझ में? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में प्रकाश की गति कम हो जाती है। क्वेश्चन देता है कि प्रकाश की जो चाल है,
प्रकाश की जो गति है वह कम हो जाती है 5वीं अवस्था में, लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। समझिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, इतना कम हो जाता है किसमें? पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में प्रकाश की गति कम हो जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, गैस को ठंडा करेंगे तो 5वां अवस्था का निर्माण होगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है, तैयारी करो। अब यहाँ पर जो देखिए, अच्छा एक बात जानते हैं जी, बोलिए कि का, तब ना बोलेंगे, बोलो का। हाँ, ये बात है कि जैसे में यहाँ जो देखिए, ए हो गया ठोस, ए हो गया द्रव और ए हो गया गैस, ए हो गया गैस, ए हो गया द्रव, ए हो गया ठोस। इतना चीज को आप माइंड में जो है रखिए। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है जी? क्वेश्चन दे देगा कि विसरण की गति सबसे अधिक किसमें होती है? विसरण तो गैस में, हम लोग रटले रहते हैं, गैस का विसरण सबसे अधिक होता है। और गैस का पृष्ठ नहीं होता है, गैस का पृष्ठ नहीं होता है, और गैस का विसरण गति सबसे अधिक। लेकिन दे देगा कि कर्मानुसार सजाइए, तब क्या कीजिएगा? तो कर्मानुसार सजाना है तो ठोस द्रव गैस हम लोग जानते हैं ना, तो द्रववा के बीच में रहेगा द्रव, खाली गैसवा के इधर कर देना है, ठोसवा के इधर कर देना है। तो विसरण की गति गैस में सबसे अधिक, इसके बाद होता है द्रव में, इसके बाद होता है ठोस में। आ रही है बात समझ में? ध्यान से समझिएगा, विसरण गति सबसे अधिक गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में होती है। यदि दे देगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है, से यह गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? तो गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। दिमाग में रखिएगा, इसके बाद ठोस में। इसके बाद आपको दे देगा कि आंतरिक आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है? तो गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। ये 3 को के इधर याद रख लीजिएगा, आंतरिक आणविक स्थान। अब ये दे देगा कि आंतरिक आणविक आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? देखो, आंतरिक आणविक आकर्षण बल, अब आंतरिक आणविक स्थान, तो आंतरिक आणविक स्थान सबसे अधिक होता है गैस में। देखो ये दोनों को द्रव में द्रव बीच में है, यहाँ भी द्रव बीच में है, यहाँ भी द्रव, खाली पलटी लगा है तो ठोस और गैस में, इधर ठोस आगे है और इधर गैस आगे है। तो आंतरिक आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें है? तो गैस में। लेकिन आंतरिक आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें है? तो ठोस में। अब आंतरिक आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें है? तो गैस में। अब आंतरिक आणविक आकर्षण बल किसमें है? तो ठोस में। समझ रहे हैं ना? कितना सा हल्का सा अंतर में आंसर चेंज हो रहा है। अरे मर्द तैयार, नोट बनाब है ना, मुसाफिर है मुसाफिर, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बीपीएससी और दरोगा निकाल चुके हैं, है ना, किन्हीं को प्रमाणित लेना है ले लेंगे। तो आंतरिक आणविक स्थान किसमें है सबसे अधिक? तो गैस में। द्रव द्रव दोनों बीच में हो जाएगा, द्रव के चक्कर में मत रहो, खाली गैस को उल्टा पलटा मार दो, ठोस के इधर गैस को इधर। तो आंतरिक आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें है? तो ठोस में। एक बात बताइए, सहसंजक बल सबसे अधिक किसमें होता है? सहसंजक बल। तो ये 3 को याद रख लेना, गैस द्रव ठोस। अब सहसंजक बल सबसे अधिक किसमें? तो ठोस में होती है। सहसंजक बल सबसे अधिक ठोस में होती है। जैसे में पारा है ना, पारा जिसको अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं, यह टेम्परेचर का सुचालक होता है। अब पारा का प्रयोग बैरोमीटर या थर्मामीटर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह चिपकता नहीं, अम्लगम नहीं बनाता है। तब सवाल है कि अम्लगम क्यों नहीं बनाता है? तो इसलिए नहीं बनाता है कि पारा या मरकरी का सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स अधिक होता है। सहसंजक बल क्या होता है? तो एक ही वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल। जैसे में ये पेन है, ये पेन के जो छोटा छोटा अणु परमाणु है, इसमें जो आकर्षण बल है उसी को बोलेंगे सहसंजक बल। और जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बोर्ड पर, ये जो चिपक जा रहा है, इसको हम बोलेंगे असंजक बल। जैसे में तुम जिससे बात करता है ना, बहुत दिन पर मिलता है तो थोड़ा सा ऐसे प्रेम दर्शाता है, तो 2 के बीच में जो हुआ बल काम किया, अट्रैक्शन पावर,
है ना। 10 किलो मेकअप लगेले रहेगी तो और अट्रैक्शन होगा, तो उस अट्रैक्शन को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, असंजक बल। एक ही के एक तरफा जो प्रेम को बोलते हैं ससंजक बल, और दोनों तरफा प्रेम को बोलते हैं असंजक बल। जैसे में बोर्ड पर हम लिख रहे हैं तो असंजक बल, ये जो बोर्ड जिससे बना है वह हुआ ससंजक बल, अब बोर्ड पर जब हम लिख रहे हैं तो हो गया ससंजक बल। आ रही समझ में। तो आंतरिक आणविक आकर्षण बल कर्मानुसार किस में हो जाएगा, सबसे अधिक ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। अब विसरण सबसे अधिक गैस में, तो विसरण सबसे अधिक गैस में, तो कौन गैस में सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन में। यह ऑक्सीजन की अपेक्षा कितना गुना होता है, तो ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुना होता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है 4 गुना अधिक होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा विसरण गति। तो विसरण सबसे अधिक किसमें, तो गैस में। गतिज ऊर्जा इसको कर्मानुसार आप याद रखिएगा, इसको दिमाग में जरूर नोट कर लीजिएगा कि आंतरिक आणविक स्थान के कर्मानुसार यह है, अब आंतरिक आणविक आकर्षण बल का कर्मानुसार यह है। अब क्वेश्चन दे देगा कि प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें होता है, प्रत्यास्थता। तो ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों को याद रखिएगा। अब प्रत्यास्थता सबसे अधिक किस में होता है, तो ये याद रखिएगा, ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में होता है। प्रत्यास्थता प्रश्न दे देता है कहीं कहीं जी कि रबर की अपेक्षा स्टील का प्रत्यास्थता अधिक होता है, यानी कि प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से रबर की अपेक्षा किसका प्रत्यास्थता सबसे अधिक होता है, तो स्टील का। रबर ना, स्टील ठोस हो ना, तो ये ठोस है, तो प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसका होता है, तो ठोस का। तो रबर का अपेक्षा स्टील का प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। तो आंतरिक आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में, तो ठोस में। ससंजक बल किस में, तो ठोस में। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किस में, तो ठोस में। रबर की अपेक्षा प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसका होता है, तो स्टील का होता है। अब यहाँ पर प्रश्न दे देगा कि घनत्व सबसे अधिक किसका होता है, घनत्व, डेंसिटी। ओहो, तो आंतरिक आणविक आकर्षण बल, ससंजक बल, प्रत्यास्थता और घनत्व, ये याद रख लीजिएगा कर्मानुसार। ये तीनों को ये याद रख लीजिएगा। अब हाइड्रोजन का विसरण गति ऑक्सीजन की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है, और रबर की अपेक्षा स्टील का प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। ससंजक बल मतलब एक तरफा प्रेम, असंजक मतलब 2 तरफा प्रेम। समझ रहे हैं बात को। 2 वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल, जैसे में हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो असंजक बल, और ससंजक बल मतलब होगा एक तरफा प्रेम, जिससे एक ही चीज से निर्माण हुआ है। यह आपका हो गया प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको नोट बनाओ। अब आएगा मजा। अब अपने मित्रगण, अगल बगल साथी, जहां जहां बात करते हो वहां वहां आप बात करो। पदार्थ की चौथी अवस्था पूछेगा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। तुम पूछना प्लाज्मा आखिर कहते हैं किसको, एक लाइन में उसको जवाब देना। गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा, गैस को ठंडा करेंगे तब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5वीं अवस्था का निर्माण होगा। आ रही है बात समझ में। बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा के लिए, साइंस के लिए बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं। वेट करो, 1 सप्ताह के अंदर, 8 दिनों के अंदर में लाइव आ रहे हैं। ऐसा धूम मचाएंगे, ऐसा धूम मचाएंगे, आपका स्नेह और प्रेम कम नहीं होना चाहिए। एकांत में बैठकर सोचना वास्तविक मायने में कंटेंट है या नहीं है। आ रही है बात समझ में ना। एक ही चीज हम जानते हैं, यदि सफलता पाना है तो बहरा बनो, है ना। हंसने वाले को हंसने दो। आप क्या जानते हो, नहीं जानते हो, ये आपके अलावा कोई नहीं जानता है। संघर्ष में तो लोग हंसता ही है, सफलता में लोग साथ देता है, संघर्ष में लोग हंसता ही है। और हम कई बार फेल किए हैं, हमको बीपीएससी दरोगा फाइनल नहीं हुआ है कई बार, तो थोड़ा बहुत तो अनुभव जरूर है। समझ रहे हैं ना। इसलिए हम कहा करते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आई बात समझ में। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 4 गो धुआं धुआं उठा देंगे। ये 4 गो से किसी भी एग्जाम में ये 4 विषय से
सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और करेंट। हिस्ट्री, पॉलिटी आर्ट्स पेपर में, और साइंस और करेंट पढ़ लो, रिजल्ट आ जाएगा। एक पेपर पढ़ाएंगे बिहार से संबंधित, चूंकि हम बीपीएससी किए हुए हैं, मालूम है क्या पढ़ना है, ये तो मालूम है ही, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि तैयारी करना है, ये भी बहुत अच्छे से मालूम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, हंसते रहो। भगवान कहते हैं तुम दूसरे को हंसाओ, हम तुमको रोने नहीं देंगे, है ना। इसलिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और राधे राधे बोलते रहिए। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलो तो कम से कम, राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। आ रही है बात समझ में। कुंज बिहारी हमारी शान है, और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।